अभी लाइव। यस सर। नमस्कार। हर रविवार की भांति इस बार हम फिर लेके आए हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य ही परम धर्म है। इस श्रृंखला के तहत हमने अभी तक आप लोगों से बहुत सारे कॉमन डे टू डे मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस पहल से, हमारे इस कोशिश से बहुत सारी जो कॉमन भ्रांतियां हैं, जो कॉमन कंफ्यूजन्स हैं, डायलेमास हैं, वो हम आपके क्लियर कर पा रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नी पेन, मिथ्स एंड फैक्ट्स। घुटनों का दर्द ऑलमोस्ट 60 की उम्र के बाद 60 to 70% पीपल दे कंप्लेन ऑफ पेन इन द नीज। क्या हर दर्द का इलाज सेम है? क्या हर घुटने के दर्द का इलाज वही है? क्या हर किसी को ऑपरेशन की जरूरत है? क्या हर किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। आज इस बारे में आपके इन कंफ्यूजन, इन भ्रांतियों और उनका क्या उचित निवारण है, इसका कंफ्यूजन दूर करने, छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर राकेश अग्रवाल एक जाने माने ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा कंसल्टेंट है। पिछले कई वर्षों से रांची में हमारे अस्पताल के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के आगे डॉक्टर अग्रवाल आपको कुछ बेसिक्स, फैक्ट्स एंड मिथ्स पे बात करेंगे। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपके कंफ्यूजन्स हो, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको एज फार एज सिंपल भाषा में उनको आंसर करने का। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी को जोहार। इस सुहानी सुबह में आप लोग का स्वागत है। जैसा सर ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं घुटने के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द जो हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, प्रायः हर तीसरा व्यक्ति घुटने के दर्द को ही लेके आता है। वो उम्र 30 से लेके 50, 60, 70 तक के उम्र के लोग आते हैं इस दर्द को लेके। कई भ्रांतियां होती है मन में कि क्या करें, कैसे करें, क्यों हो गया, क्या होगा आगे, ठीक होगा नहीं होगा, बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं। तो सवाल का जवाब भी देना होता है और सही मर्ज क्या है उसका इलाज भी करना होता है। पहले कि दर्द क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार पेशेंट घुटने के दर्द लेके आते हैं लेकिन दर्द कहीं और से भी आ रहा होता है। हो सकता है दर्द कूल्हे से आ रहा हो सकता है दर्द कमर से आ रही हो। तो पहली जो भ्रांति हमें जो रूल आउट करना होता है कि लाइक नी पेन इज ऑलवेज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ए प्रॉब्लम इन द नी, यानी कि घुटने के दर्द के कारण ही घुटने में दर्द हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये चीज को पहचानना है और कठिन हो गया है। कुछ मरीज छूट भी जाते हैं जो कि बाद में जब ठीक नहीं हो रहे होते हैं घुटने के दर्द का, जब हम इलाज कर रहे होते हैं और ठीक नहीं हो रहे थे, तो हमें पता चलता है कि उसका कारण कूल्हे में था। ये अभी खासकर जब से कोविड, पोस्ट कोविड, जब कूल्हे का दर्द, कूल्हे की जो डिजीज है ना, ब्लैक बोन डेथ, एवियन ऑफ हिप, बहुत सारे डायग्नोसिस हो रहे हैं जो कि पेशेंट आ रहे हैं नी पेन लेके। एंड जब ठीक नहीं हो रहे थे तब हमारा ध्यान चला जाता है कि कहीं और इसकी जड़ कहीं और तो नहीं है। तो हमें बेसिक ये ढूंढना होता है कि इसका जो निवारण है फिर बिल्कुल बदल जाता है। लाइक दर्द कूल्हे से आ रहा हो, दर्द कमर से आ रहा हो, वहाँ की नस दब रही हो, खासकर L2 L3 लेवल पे अगर नस दब रही होती है तो उसका दर्द घुटने में भी आता है। फिर कई बार कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि घुटने की हड्डियां या शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही हों, तो उसमें भी घुटने की दर्द कम करें बढ़ जाते हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होती हैं, खासकर 40-50 के उम्र के ऊपर के लोग या फिर महिलाएं जो कि जिनका मासिक बंद होने वाला है, वो खास इन सब चीज़ों से पीड़ित होते हैं।
एंड इसका इलाज भी फिर जो आम जो घुटने के दर्द के से थोड़ा अलग होता है। बर्साइटिस जो हुआ कि जो मांसपेशियां जो घुटने को क्रॉस करते हैं तो उनकी जो झिल्लियों में सूजन हो जाती है, टेंडन्स जो अगल बगल होती है उसमें सूजन हो जाती है। तो इन सब का निवारण थोड़ा जो इलाज है वो अलग किस्म का होगा फिर। तो ये सबसे समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो घुटने का दर्द जो है वो घुटने में ही है कि कहीं और से आ रहा हो। नेक्स्ट ये है कि कई बार भ्रांतियां मन में रहती हैं कि घुटना का दर्द सबको हमेशा होगा ही होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी होगा। अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं, पार्टी में मिलते हैं किसी अस्पताल के अलावा, तो लोग पूछते हैं कि क्या अब मेरी उम्र बढ़ रही है तो अब लाजमी है कि दर्द आएगा ही, मेरी बहन को हो रहा है, मेरी माता जी को हुआ था, उम्र बढ़ती है तो दर्द होगा ही होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं घुटने के दर्द के लिए, जैसे कि वजन बढ़ जाना, पहले बताया मैंने मासिक जो महिलाओं का मासिक जब बंद होने वाला होता है, खासकर 45 से ऊपर, उम्र के साथ वेयर एंड टेयर होते हैं, जैसे घुटने घिसते हैं। और वो शरीर के हर जोड़ में ये प्रक्रिया चलती है, हर मांसपेशी में प्रक्रिया चलती है, वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, उम्र के साथ एजिंग जिसे बोलते हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक्स में आपके फादर मदर को था अगर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो ज़्यादा चांस होता है कि हो सकता है। लेकिन ये सब ये बच्चे जो कि एजिंग के साथ घुटनों में दर्द होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। दौड़ने से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है एंड इट्स ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सेसिव ओवर यूज कर चुके हों, जो कि बहुत ज्यादा दौड़ने वाले लोग या फिर जो प्रोफेशनल एथलीट्स, उनमें ही ज्यादा संभावना होती है, ना कि अगर हम अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दौड़ रहे हैं। और घुटने में दर्द है तो उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगा या दर्द को सहते रहें? तो ऐसा नहीं है, जरूरी है कि आप इस चीज को, अंडरलाइंग जो कॉज है उसको आप एड्रेस करने होंगे। घुटने में दर्द हो रहा हो तो लोग सोचते हैं कि आराम कर लें, उससे ठीक हो जाएगा। एंड तो फिजिकल थेरेपी सबसे जरूरी है इसको, दर्द को, शुरुआती दर्द को हटाने के लिए। फिर कई लोग सोचते हैं कि भाई दर्द चालू हुआ है घुटने का, तो जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं लाइक एस्पिरिन हुआ या एसिक्लोफेनेक हुआ, तो उसको खा के उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक हो सकता है शुरुआत में, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा हो तो फिर उसमें स्पेशलाइज्ड उपचार की जरूरत पड़ती है। कई बार लोग सोचते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। हमारे पास कई सारे मरीज आते हैं जिनको जो बोलते हैं सर इंजेक्शन दे दीजिए। तो इंजेक्शन से एक बार तो उपाय हो सकता है, लेकिन बार बार इंजेक्शन हानिकारक होता है। और सबके इंडिकेशंस होते हैं कब स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है, कब नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट काउंसलिंग हो और पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर हो, जिससे कि अगर ये इंजेक्शन देना है तो किसको देना है। एंड खासकर एक सिंगल शॉट कई बार फायदेमंद नहीं भी हो सकता है, तो बार बार इंजेक्शन देने से लेकिन जो कार्टिलेज डैमेज भी होता है। लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई एक्सरे करा ले, एमआरआई करा ले, तो वो हमारे दर्द का क्यों दर्द हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो हमें मरीज को ट्रीट करना होता है, ना कि जो स्कैन करा के आए हैं उसको ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे कई बार जिनका एक्सरे खराब होता है वो लोग भी बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, तो
लाइक हम लोग कई बार एमआरआई कराते हैं बैक पेन के लिए भी, तो अक्सर 80% लोगों में कुछ न कुछ त्रुटियां मिल जाएंगी उस एमआरआई रिपोर्ट में, लेकिन हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे ही चीज घुटने में भी होता है, लाइक कि कई बार एक्सरे में कुछ ज़्यादा दिख रहा है लेकिन मरीज को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेरी करेगा, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स, और जो स्कैनिंग में कुछ न कुछ फर्क पड़ सकता है। सब सारे जो मेनिस्कस और लिगामेंट, मैं इनके बारे में बात करूंगा विस्तार से, कि इन सभी को सर्जरी की जरूरत है। ऐसा नहीं है, जो लो ग्रेड सर्जरी इंजरीज होते हैं मेनिस्कस और लिगामेंट्स के, स्पेशली लाइक कोलैटरल लिगामेंट जो घुटने की हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं, और मेनिस्कस जो शॉकर होता है, उसमें आमतौर पे देखा गया है कि कुछ न कुछ वेयर एंड टेयर आफ्टर 40 इयर्स होता है। तो वो एमआरआई में पकड़ में आते हैं कि कुछ उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है, लेकिन सबको सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। So surgery is never a best long-term treatment for knee pain. We have to go for proper patient selection who requires and who will get benefited from the surgical outcome. So these are ये basic myths हैं घुटने के दर्द को लेके। हम अब कुछ क्या क्या परेशानियां आती है हमारे पास डे टू डे हमारे ओपीडी प्रैक्टिस में, उसकी जरा बात करेंगे। लाइक क्या कंप्लेन लेके लोग आते हैं यूजली? स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, लाइक सूजन और जकड़न, रेडनेस एंड वार्मथ टू द टच, लाइक घुटने में थोड़ा ये लालीपन आ गई है और छूने से गर्म है। ये खासकर ये सारे एक्यूट ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। तो वी हैव टू चेक कि ये सिम्टम्स कब से है, क्यों है, एंड we have to get proper a test done to rule out a few things. Then few people come with weakness or instability like लचक जाना, घुटने में लचक आते रहते हैं बीच बीच में, जैसे चलते हैं लचक आते। Then we need to rule out some injuries, कि आपको पहले कोई चोट तो नहीं लगा, ये एक्यूट भी हो सकती है। लाइक आज ही चोट लगे तो डेफिनेटली वो सूजन, दर्द और लचक लेके आएंगे कि भाई हमारा खेलते खेलते पैर घूम गया एंड अब कमजोरी आ गई पैर घुटने में, अब चल नहीं पा रहे हैं। पॉपिंग और क्रंचिंग नॉइस, लाइक अचानक से पॉपअप साउंड हुआ, अंदर में डेफिनेटली कुछ लिगामेंट टूट जाता है, तब ऐसा होता है। खासकर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, फुटबॉल खेल रहे हो या जंप मार रहे हो, या इवन आप अगर कहीं पे पैर फंस गया और गिर गए, तो दिस सिग्निफाइज कि आपका अंदर में कुछ लिगामेंट टूट गया हो। देन ये कई बार पटिला भी डिस्लोकेट कर जाती है। देन इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन फुल्ली स्ट्रेटन द नी, ये खासकर जिनको चोट लगा हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिक के पेशेंट्स जिनको सूजन है या जाम हो गया घुटना, वो पूरी तरह से घुटने को सीधा नहीं कर पाएंगे। आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कब मिलना चाहिए? लाइक आप जब अपने घुटनों पे वजन ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, या चलने में दिक्कत हो रही है जिसमें कि लचक बार बार घुटने में लचक आ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सूजन हो घुटनों में, घुटनों में आप सीधा नहीं कर पा रहे पूरी तरह से, या फिर पूरी तरह मोड़ नहीं पा रहे हैं, आप घुटनों में या पैरों में आपको देखने में ऑब्वियस डिफॉर्मिटी दिख रही है। देन यू हैव फीवर, लाइक बुखार है, लालीपन है, सूजन है, that could be obvious a sign of infection in your knees, and that's a serious trouble if you are having such thing. खासकर ये डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया जाके जॉइंट्स में लॉज कर जाते हैं। फिर ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, घुटनों में ट्यूबरकुलोसिस भी होता है आफ्टर
लाइक मस्कुलर स्केलेटल इन्फेक्शन में अगर टीबी की बात करें, स्पाइन के बाद hips and knee are the most common site for tuberculosis. Then चोट लगने के बाद you have severe knee pain. So these all are the conditions when you have to see your orthopedic surgeon. So what are the क्या-क्या जोड़ों में क्या-क्या बीमारियां हो सकती है, लाइक ये जो चोट लगी हुई हो, डिजेनरेटिव डिजीज हो लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, रूमेटॉइड हुआ, गठिया, जन्म से कोई बीमारी चल रही हो, इन्फेक्टिव हो सकता है, ट्यूमरस हो सकता है, मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है। तो ये विभिन्न जो चित्र देख रहे हैं सामने, ये चोट लग गए, खेलते खेलते चोट लग गया है, फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उनमें घुटनों पे अनड्यू प्रेशर आया है और घुटने के लिगामेंट्स गिव अप कर। नी जो होता है, घुटना जो होता है, बहुत अनस्टेबल ज्वाइंट है एक तरह से, क्योंकि हिप जैसी गहराई नहीं मिलती है इसे। तो जो भी इस बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है घुटने के बगल में है और घुटने के अंदर वॉशर्स हैं, जैसे मेनिस्कस बोलते हैं, एंड एसीएल और पीसीएल लिगामेंट्स होते हैं जो कि घुटने को अंदर से आपस में कनेक्ट करता है। क्रूशिएट मतलब एक तरह से ये क्रॉसिंग लिगामेंट्स होते हैं, एंड इनकी इंजरी बहुत कॉमन होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दोज एंड ट्रीट दोज। एक्टिव जो लाइफ लीड करे, जो रनिंग करना चाहते हैं या यंग पेशेंट्स है, उनको जरूरी है कि वो एसीएल अगर टूट गई हो तो उसका इलाज प्रॉपर कराएं, वरना वो बार बार रिपीटेड इंस्टेबिलिटी आती है एंड फ्यूचर में उनके जो घुटने के जो कार्टिलेज है उसको डैमेज होने का काफी डर रहता है, एंड दे आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस due to unstable joint. So there are various tests to identify these injuries clinically. We have anterior drawer test जिसमें कि we stabilize the leg and try to see the anterior translation of the knee. So अगर घुटना आगे तरफ आ रहा है तो that signifies कि ACL टूट गया हो किसी का। फिर हम इससे कोशिश करते हैं हमारे से देखने का कि एसीएल इंटैक्ट है कि टूटा है। एसीएल इंटैक्ट होगा तो ये काला सा बैंड दिखाई देगा फीमर और टिबिया को कनेक्ट करता हुआ, और इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एसीएल हमारा टूट गया है। यहाँ पे इस सीक्वेंस में ये एसीएल दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा एसीएल को दोबारा बनाया जाता है। हम लोग ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट होता है, फिर और भी कहीं कहीं से ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ACL reconstruction is a arthroscopic procedure and it has got very minimal morbidity. इसमें शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और बहुत जल्दी रिकवरी होती है, और पेशेंट अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अगले 4 से 6 महीने में वापस जा सकता है। तो इसके बारे में कई बार भ्रांतियां होती हैं कि इस चोट के बाद क्या मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी दोबारा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी भ्रांति बहुत जरूरी है हटाने की कि इसका इलाज बिल्कुल अच्छी तरह से संभव है और अच्छे से किया हुआ आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही फायदा देता है। It's as good as getting your old activities back. So similar to ACL injuries, there are PCL injuries where posterior cruciate ligament is torn. It's more rarer. ये ACL जितना कॉमन नहीं होता है, लेकिन अगर ये आइडेंटिफाई होता है तो इससे भी रिपेयर की जरूरत पड़ती है, दोबारा नया बनाना पड़ता है।
स्पेशली जो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है या यंग एक्टिव पॉपुलेशन जिनको की दिक्कत हो रही हो. So similar, they are tests for to diagnose it clinically and diagnostic. So then MCL medial collateral ligament sprain होते हैं जो कि अंदर तरफ जो ligaments होते हैं जो साइड में घुटनों को की हड्डियों को आपस में जोड़ रहे होते हैं. ग्रेड 1-2 इंजरीज सेल्फ हीलिंग होती है. ग्रेड 3-4 में आपको उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है. सो घुटने के अंदर दो वॉशर नुमा चीज होती है जिसका हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं. मीडियल मेनिस्कस एंड लैटरल मेनिस्कस. मीडियल मेनिस्कस जो होता है वो अंदर तरफ होता है. ये ज्यादा घिस जाता है जब उम्र के साथ घर्षण होती है तो ये ज्यादा घिसता है. उसके कारण से हड्डियां आपस में अगर जब ये घिस जाती है तो हड्डियां आपस में टच कर जाती हैं. तो जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो घुटनों में दर्द आता है. तो ये ओल्ड एज में वेयर एंड टियर के साथ ये मेनिस्कस घिसना चालू हो जाता है, स्पेशली मिडिल मेनिस्कस. एंड यंग पेशेंट्स में या जो लोग एक्टिवली स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, बहुत कॉमन है मेनिस्कस इंजरी के साथ प्रेजेंट करना. लॉक हो जाते हैं जॉइंट. कई बार मेनिस्कस फट के बीच में आ जाता है तो बकेट हैंडल टियर बोलते हैं. या फिर यहाँ पे कहीं पे अगर टेयर हो गया हो तो वो फिर घुटने मोड़ने में परेशानी होती है. तो जो इनका काम है लाइक प्राइमरी फंक्शंस क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट को स्टेबिलिटी देना एंड शॉक एब्जॉर्प्शन. देन सेकेंडरी फंक्शंस इज जॉइंट लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिशन टू द कार्टिलेज एंड स्थिति, घुटने की स्थिति के बारे में अपने ब्रेन को फीडबैक देना. तो ये अलग अलग कारण दिए गए हैं कि ये इसमें चोट कैसे लगती है. लाइक दबाव पड़ना, पैर घुटने घूम जाना, बाहरी तरफ से चोट लगना, या फिर अलग अलग फोर्सेस के कॉम्बिनेशंस. So we need to have an MRI to see the meniscus injuries, and it's very important to identify them. तो नॉर्मल मेनिस्कस ये साइड में इस तरह से दिखता है. And if there is a tear, you see a breach in the attachment to the capsule. So here you can see fraying of the margins of the meniscus. There you can see a tear, and this all can be addressed arthroscopically, where appropriate action is taken. Like there is only fraying of the margins, you shave it off. And agar bucket handle tear hai to you repair it back to the its attachment when it's in a favorable zone, jahan healing zone hota hai meniscus ka, you attach it back. So we regularly do this arthroscopic procedure to see this meniscus and ligamentous issue and address them appropriately. And it's a very non-morbid procedure, and it has got a very quick recovery. So there could be loose bodies, like कई बार बोलते हैं कि कुछ घूम रहा है घुटने के अंदर. कई बार क्या होता है, कार्टिलेज टूट के वो घुटने के अंदर, वो उसे हम लोग जो उसके लिए वर्ड है, वी टेल इट एज माउस इन द जॉइंट, लूज बॉडी, जोड़ का चूहा. तो ये कभी कभार घुटने में फंस जाता है और वो घूमता रहता है. समटाइम्स people come and ask, sir, I can hold it and it's roaming here and there.
तो ये क्या करता है, घुटनों को नुकसान पहुंचाता है, जॉइंट के सरफेस को इरोड करता है। देन जो सबसे कॉमन जो चीज देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, it comes with age, and not all osteoarthritis will progress in the same way, and it's a degenerative process. Everybody will have some sort of this problem in their age, as they age, and we need to identify who needs what kind of treatment. Yeah, we can prolong it with proper guidance, like exercise, having a good weight proportion, having good diet, and leading a very healthy lifestyle. Cycling is very good for knees. It's a low impact exercise, and I do regular cycling to keep myself fit and happy. So how do we diagnose it? So 95% of time it's like patient comes and gives a complaint. We can identify he is having a degenerative joint disease or osteoarthritis through history, physical examination, x-rays. Sometimes we need to get blood tests to rule out other things, rule out other associated issues, like किसी को डायबिटिक भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है। तो जो सुपर एडिंग फैक्टर्स हैं दर्द के, उन्हें भी रूल आउट करना होता है, जिसके कारण की दर्द बढ़ सकता है। स्पेशली अभी के समय हर दूसरा तीसरा पेशेंट डायबिटीज, कई बार हम डायग्नोस करते हैं कि फर्स्ट टाइम डायबिटीज is being diagnosed through the orthopedic surgeon, especially when they come with shoulder joint pain, knee pain, and we get this test regular in all the patient if it has not been done before. So many times we see कि अगर मान लीजिए कोई शुगर के पेशेंट हैं जो कि दवाई ले रहे हैं लेकिन घुटने के दर्द के साथ आ रहे हैं, we see कि it has been uncontrolled डायबिटिक, और या थायराइड की दवा ले रहे हैं और दर्द बढ़ गया हो, तो अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड भी हो सकता है, जो कि अब उनको मेडिसिन अप करने की जरूरत है। Sometimes we need to get an MRI done to see the cartilage status. So we get a knee joint X-ray, especially this standing weight-bearing X-rays. So what we find is there is a decrease in the joint space in the medial joint line, and the जो मैकेनिकल एक्सिस होती है जो हिप से एंकल की तरफ देखते हैं, वो इनर साइड, क्योंकि घुटना टेढ़ा हो रहा है, तो because of this decrease in the joint space, the mechanical axis shifts towards the inner surface, inner side of the knee. That's why यहाँ पे इस तरफ ज्यादा जोर पड़ रहा है, एंड ये दर्द का एक केंद्र बन जाता है। जैसे जैसे घुटना और टेढ़ा होगा, वो केंद्र और मीडियली अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, तो ये दर्द बढ़ता जाता है। तो ये हम कई बार ये स्कैनोग्राम भी लेते हैं टू सी दैट एक्सिस। स्कैनोग्राम इज फ्रॉम द पेल्विस टू ankle, and we see measure the axis and see how much varus deformity the patient is having. So फिर आता है कि हम क्या कर सकते हैं, किस स्टेज में पेशेंट आए हैं और उनको क्या सलाह दी जा सकती है। पहला काम होता है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, लाइक डिक्रीज द वेट अगर ओवर वेट है, वेट ट्रांसफर करने के लिए स्टिक देते हैं, कुछ एक्सरसाइज स्पेशली क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, ताकि जो पैरों की चक्की होती है, पटेला जिसे कहते हैं, उसमें वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल जो थाई की मसल्स है फ्रंट की, उसमें ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। देन वी गिव वेज इंसोल, लैटरल सूरेज देते हैं ताकि जो मैकेनिकल एक्सेस है बाहर की तरफ शिफ्ट करें।
कई बार लोग ब्रेस यूज करते हैं एंड बर्फ का सेक करते हैं सूजन घटाने के लिए। ये सारी चीजें इनिशियल स्टेज पे अच्छा काम करेंगी। फिर दर्द की दवाइयां हैं, इंजेक्शंस है, विस्को सप्लीमेंटेशन है। ये वेरियस मोड्स है जो भी मैं बात कर रहा हूँ इनके बारे में। ये सारे स्टेज 1 2 कुछ हद तक 2 से 3 में जब जा रहे हैं उसमें अच्छा काम करेंगे। बट वंस patient is having severe osteoarthritis, when they are having severe decrease in the joint space and having a lot of deformity with like जिनका घुटना अब सीधा भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मुड़ भी नहीं रहा, उनमें इन सारी प्रक्रियाएं बहुत हद तक काम नहीं करेंगी। तो उसमें फिर हमें सलाह देनी पड़ती है कि भाई ये अब आपको इनसे आपका काम नहीं चलेगा, and if you are willing you can go for some surgical options. So दर्द की दवाइयों का भी अपना नुकसान है, लाइक पेट में दिक्कत हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। ओल्ड एज में जब पेशेंट आते हैं तो बहुत सारी दवाइयां चल रही तो उनके साथ ड्रग इंटरेक्शन होता है। फिर इंजेक्शन के बारे में हमने पहले ही बात किया, इसके बारे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में, कब दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं। देन वी हैव विस्को सप्लीमेंटेशन। इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो जॉइंट के फ्लूइड का कंपोजिशन में होता है उसको सप्लीमेंट करते हैं। तो ये कई बार स्टेज 1 2 के लिए ही रिकमेंडेड है एंड अगर किसी को इससे आराम हो रहा हो तो ये 1 से 6 महीने से लेके 1 साल तक काम करता है। कई पेशेंट्स आते हैं 40 से लेके 50 साल के उम्र के बीच के, जिनको घुटनों के दर्द अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इनमें डिफॉर्मिटी ज्यादा है। घुटने के जो मिडिल कंपार्टमेंट है, लाइक दिस इनर जॉइंट लाइन, तो केवल वही इन्वॉल्व है, दैट इज यूनिकम्पार्टमेंटल ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है उन्हें। घुटना टेढ़ा हो रहा है लेकिन केवल एक जॉइंट इन्वॉल्व है। तो उन सब पेशेंट्स में कई बार करेक्टिव ऑस्टियोटमी हम लोग एडवाइस करते हैं, जिससे कि मैकेनिकल एक्सेस का करेक्शन दिया जाए एंड इससे नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। और कार्टिलेज का जो घर्षण हो रहा है उसे भी रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, एंड मे बी इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो। So this is called HTO. We correct the alignment and it's indicated in active individual, young age, and it avoids and delays the TKR. So these are various X-rays and they are showing where how this is done. So अभी भी like single joint के लिए एक और तरीका है यूनिकॉन्डाइलर यूनिकम्पार्टमेंटल आर्थ्रोप्लास्टी, नी आर्थ्रोप्लास्टी, जो कि जिसमें कि एक सिंगल कंपार्टमेंट मिडिल कंपार्टमेंट का ही जोड़ का बदलाव किया गया है। सो इट्स ड्यूरेबल, हाई परफॉर्मेंस और मिनिमम मॉर्बिडिटी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। And it's a promising new technique available when we want to avoid changing the whole joint. So there is another option like cartilage regeneration and reimplantation. So now last we talk about the total knee replacement. इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? ये बेसिकली रीसर्फेसिंग प्रोसीजर है, जिसमें कि जो केवल इन्वॉल्व्ड कार्टिलेज सरफेस है उसे हटा के टिबिया के ऊपर ट्रे लगाते हैं, फीमर पे हम लोग कप लगाते हैं और बीच में पॉलिथीन का, स्पेशल पॉलिथीन का एक इंसर्ट होता है। सो लोग कई बार पूछते हैं क्या घुटना पूरी तरह से बदल दिया जाएगा?
ऐसा नहीं है, ये एक रीसरफेसिंग प्रोसीजर है जिसमें कि केवल जो पार्ट घिस गया है उसे हटाया जाता है, उसे पर्टिकुलर शेप में देके इसके अलाइनिंग कप और ट्रे बैठाया जाता है। एंड लाइक ये अंदर की तस्वीर ऑपरेशन के दौरान, जिसमें कि एक इन्वॉल्व कार्टिलेज सरफेस हटाया जा रहा है टिबिया के ऊपर से। देन फीमर के लिए कप बैठाने के लिए जगह बनाई जा रही है, उसमें केवल इन्वॉल्व सरफेस को हटाया जा रहा है। 8 से 10 mm का बोन हटाया जाता है बस। और एंड प्रॉपर मैकेनिकल एक्सेस में इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। There are various implants available for this, various techniques available for this, and it has to be customized on patient to patient basis, which implant suits which patient. And इसमें भी नई नई तकनीक आ गई है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड है या रोबोटिक्स है। तो लेकिन प्रोसेसिंग के साथ सर्जरी किए जाने में बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। So what are the indications for TKR? Like अब पेशेंट को इंट्रैक्टेबल पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, चलने में दिक्कत है, डिफॉर्मिटीज आ गई हैं, लाइक घुटना टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं हो रहा है, घुटना मुड़ नहीं रहा है, एंड he has become dependent on someone in the household for his or her day-to-day activities. So definitely we give them option कि भाई अब और काम नहीं चल सकता है, and to have a healthy lifestyle you may go for knee replacement. So when do we avoid knee replacement? It's young age, poor medical condition, there is some associated infection, joint में कोई infection हो गया हो, न्यूरोपैथिक जॉइंट स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसमें कि उन्हें पता नहीं है कि जॉइंट कहाँ पे, वो नसों का सेंसेशन खत्म हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इम्बैलेंस लाइक अनकंट्रोल्ड पार्किंसोनिज्म, ये सारे कंडीशंस में वी अवॉइड TKR। यंग एज में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है कि अभी जो भी इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, तकनीक अवेलेबल है, दोज लास्ट फॉर मोर देन 25 to 30 years। सो अगर यंग एज में भी किसी को अगर दिक्कत बहुत ज्यादा है, घुटने में आर्थराइटिस के कारण दिक्कत ज्यादा हो रही है, why not go for it to have a healthy and pain free life? So क्या आउटकम क्या है, लोग पूछते हैं कि कैसा रहेगा। इट गिव्स एक्सपेक्टेड आउटकम जो भी किसी भी सर्जरी का, TKR सर्जरी का होता है, कि कंप्लीट पेन रिलीफ, डिफॉर्मिटी में करेक्शन, कि घुटना सीधा हो गया हो, जोड़ों में लचक नहीं हो, स्टेबल नी, एंड अपना जो डे टू डे एक्टिविटी आप खुद से कर पा रहे हैं। So there are a few myths which needs to be boosted off to finish this talk. So I should wait as long as possible to undergo knee replacement. क्या मैं कब तक रुक सकता हूँ, ये सवाल बहुत कॉमन है कि कब तक रुका जा सकता है, तो कितने दिनों तक रोक सकते हैं। मेरा एक ही चीज मानना है कि अगर आपको अपने डे टू डे हाउस होल्ड एक्टिविटी करने में भी दिक्कत हो रही है, देन यू शुड थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि इस अभी एज नहीं हुआ है या अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर डे टू डे आपके एक्टिविटी में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको ये सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। Then I should continue with medications as long as possible, avoid knee replacement. Everything has got its own fallacies, like taking too much of NSAIDs can lead to kidney damage, GI irritation, can lead to some heart ailments. So taking painkiller as long as possible, like so it's not a very good option. So there are alternative therapies like acupressure,
ozone treatment, massage beds. These all sort of things people come and say, okay, I am going for this, I am doing this. Okay, these all might help in initial stages, but advanced arthritic knee pain won't be getting treated by all these such things. Patient with having जिनका घुटना बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, सीधा नहीं हो रहा है, एंड ज़्यादा पूरा मुड़ नहीं रहा, ऑस्टियोफाइट्स, घुटनों में चारों ऑस्टियोफाइट्स बन गए, उनको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. I am too old for surgery. We treat patients, do surgeries in patients of more than 80 years old or 90 years old also. Especially जब वो फ्रैक्चर लेके आते हैं, हम उनकी सर्जरी करते ही हैं. तो why not for this planned surgery? अगर आपको दिक्कत है, अगर आप फिट हैं, तो आप ये सर्जरी क्यों नहीं करा सकते हैं? लाइक 75 के ऊपर लोग बोलते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा करवा के. आप तो अभी जी रहे हैं, आप अभी जी रहे हैं, और आपको अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी विथ ऑल दिस मेडिकल हेल्थ केयर एंड क्रिटिकल केयर विथ डॉक्टर विजय सर, people survive for more than 90 years age. So 75, 80 years is not a old age nowadays. And if you are medically fit, you can go for it. So it's a very painful surgery. बहुत दर्द होगा. मैं कैसे I operated a neighbor of mine recently 1 month back. She was literally crying when her went to see her at home. So the only fear was that it would be very painful surgery. उनके in-laws का मैंने ऑपरेट किया था, and they explained them very beautifully कि पेन बिल्कुल नहीं होगा, अगले दिन से आप चल पाएंगे. एंड आज के दिन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, फिर ब्लॉक्स होते हैं, इंट्रॉप वी गिव लोकल इन्फिल्ट्रेशन इन द जॉइंट. So there are various good modalities available right now to alleviate your post-op pain. So with those modalities, we are able to walk those patients in the same day, evening, or as the patient feel in the same next day onwards also. So there is no fear for pain right now for knee replacement surgeries. Another concern is after knee replacement, I will have to give up some activities and sports. आप पहले भी नहीं दौड़ रहे थे, और ये सर्जरी दौड़ने के लिए नहीं बनी है. ये सर्जरी है आपके डे टू डे एक्टिविटी आप पेन फ्री लीड कर पाएं, अच्छे से अपना इंडिपेंडेंट काम कर पाएं. आप गाड़ी चला सकते हैं, आप स्टेयर्स पे चढ़ सकते हैं. ये सारे एक्टिविटीज आप ऑपरेशन के 6 से 8 हफ्ते के अंदर आप चालू कर सकते हैं. एंड इन सब के लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन चाहिए होता है. After knee replacement, it takes months to recover. No, it's not so. Most of the patients do quite well after 3 to 4 weeks of surgery. And I made my patient, my neighbor, come to my home in the upstairs myself at end of 3 weeks or so last week. So knee replacement recovery is very good with proper rehab and properly done surgery. So one at a time, you can go for both the knees at the same time, but it all depends on your anesthetic fitness. New knee lasts for 10 years only? No, they last more than 20 years, 25 years, and people operated 25 years back are doing still good. Obese patient, these knee, implants, जो implant available है, वो स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं ताकि 200 से लेकर 250 kg तक का वेट बेयर करने के लिए. तो प्रॉब्लम इज नॉट द वेट, प्रॉब्लम इज एनेस्थेटिक फिटनेस होता है जनरली. सो वेट इज नॉट ए बिग इशू. हाँ, थोड़ी तकनीकी जरूरत पड़ती है ओबीस पेशेंट्स में हर सर्जरी के लिए, बट दे आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. जो ओबीस पेशेंट जो पेन से जूझ रहे हैं, वो एक विशेष साइकिल होता है. अगर हम बोले कि आप वजन कम करके आइए तब सर्जरी करेंगे, लेकिन घुटना जिसका दर्द कर रहा है वो वजन कम कैसे करेगा, वो चल भी नहीं पा रहा है. तो दे कैन अंडरगो सर्जरी गिवन देयर एनेस्थेटिक फिटनेस
and they do good. Knee implants are made for much more higher weights. So I have diabetes or hypertension, heart ailment, so I cannot undergo knee replacement surgery. Most of the patients we are seeing at 50 or 60 years age group, they have more or less all these three things: diabetic, hypertension, heart ailment. So well controlled diabetes on insulin, जो लोग इंसुलिन की जगह टैबलेट्स ले रहे हैं, we keep them on insulin for a few days or weeks for their own healing. A well controlled, good controlled diabetes, hypertension, no issues with the surgery. Then I already explained about this. Knee replacement is just like replacement on kidney. It's a resurfacing procedure. Longer hospital stay, कितने दिन रहना पड़ेगा hospital में? I sent off my patient by 3rd day. So it's not like you have to stay 1 week, 3 weeks or so. Patient अगर अच्छा है, दर्द नहीं है, we send him home at 3 days. It takes 3 to 4 weeks to get on your household activity. आप किचन जा सकते हैं 3 weeks के अंदर, 3 to 4 weeks के अंदर. कभी कुछ गड़बड़ी हो गई मान लीजिए किसी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट थिंग, उसमें दोबारा रिवीजन नहीं सर्जरी हो सकती है. सो थैंक यू आपका अपना कीमती समय देने के लिए. हम हमेशा अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए. Thank you, Dr. Rakesh. It was wonderful. Sorry, I must say कि आपने बहुत सारे मिथ्स को काफी डिटेल में क्लियर किया है, और मैंने सोचा था कि कुछ मिथ्स जो बचे हुए आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने खुद ही उनको क्लियर कर दिया. काफी लॉन्ग लिस्ट था. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बताया, वो वन ऑफ देम वाज कि नी इज अ कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट. नी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉइंट नहीं है. उसमें बहुत सारे लिगामेंट्स है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड्स में, बीच में मेनिस्कस है, ऊपर नीचे हड्डियां हैं. सो उसका पेन किसी भी कारण से हो सकता है. यस सर. पेन जरूरी नहीं वहीं पे हो, पेन हिप से भी आ रहा हो, रिफर्ड पेन भी हो सकता है. तो अभी सर मैंने पेन, एक तो खुद ही नी में इतना कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा नी का पेन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम नी के पेन को हर बार पेन किलर्स खा के उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि शायद अगर वो कार्टिलेज इंजरी है जो आपने बताया कि इनिशियल स्टेज में है, अगर वो प्रोग्रेस करे तो शायद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, वेट रिडक्शन और नी जॉइंट, इसका आपस में क्या संबंध है? सर वेट लाइक किसी को नी पेन है, दोनों ही चीजें हैं सर आपस में एक विशियस साइकिल हो जाता है. फिर लाइक कोई ओबीज है ऑलरेडी, तो दे आर प्रोन टू नी पेन. ज्यादा उनको घुटने में दर्द ज्यादा हो सकता है बिकॉज घुटने में प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है. वो उसको वजन सहने लायक उसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है. जिनके बोन स्ट्रांग है वो तो फिर भी आपके वजन को सह लेंगे, अधिक वजन को सह लेंगे, लेकिन जिनकी हड्डियां ऑलरेडी कमजोर हैं वो आपके बड़े वजन को नहीं सह पाएंगे. तो उनमें फिर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो घुटने का जो प्रक्रिया, घिसने की प्रक्रिया, वो तेज हो जाती है. और जिसमें अगर ये साइकिल चालू हो गया है कि घुटना दर्द है, ओबीज है, तो घुटने दर्द के कारण पेशेंट और फिजिकल एक्टिविटी उसके बंद जाती है, लाइक ही कैन नॉट मूव अराउंड दैट फ्रीली. तो इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल जहाँ पे घुटना का दर्द भी बढ़ रहा है और वजन भी बढ़ रहा है. तो इट हैज टू एड्रेस्ड जो भी उसकी प्रक्रिया है. लाइक अगर ओबेसिटी घटाने की प्रक्रिया है तो ओबेसिटी घटानी चाहिए. नी अगर घुटना खराब हो गया है तो अगर घुटना बदली करने का अगर ऑप्शन है तो वो चेंज करना चाहिए. Sir, you're there? Sir, I think Vijay sir's connection got disconnected.
So he is going to connect himself. Sir, there's some network issue with sir's connection. Okay. Okay. So are we still live? Yes, sir. Like we have talked most of the things, and those people who are having some queries or questions, they can definitely come back and ask in the uh, chat box, and I am available in the OPDs from 9:30 to 4 p.m. in Medica Hospital, and you are most welcome to come and visit and get your problems solved. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you everyone for joining. Thank you.